हेलो मित्रों, आप सभी के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आज मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो जैसे कि बायोलॉजी इसको हिंदी में हम जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान, जैसे कि हम हिंदी में से जीव विज्ञान बोलते हैं। बायोलॉजी के दो भागों में बांटा गया है। प्रथम है जियोलॉजी और दूसरा है बायोलॉजी। बायोलॉजी पहला जियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो जियोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जियोलॉजी में क्या क्या आता है, जैसे कि जानवर, जीव जंतु सभी इसी जियोलॉजी में आता है। और बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। इसमें क्या आता है? पादप और प्लांट, पादप सामान्य आता है। जैसे कि सर्वप्रथम पहले अब हम बताएं कोशिका। जो ये कोशिका होती है, जो कितने समूहों से मिलकर बनी होती है, उसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। जो पानी के बोतल जो कॉर्क था, उसी में सूक्ष्म जीवों से देखकर कोशिकाओं के खोज किया था। तो इसे रॉबर्ट हुक ने यह साबित किया था कि यह मृत कोशिकाओं है। जीवित कोशिकाओं की खोज लिवेन हॉक ने किया था। जीवित कोशिकाओं की खोज लिवेन हॉक ने किया था। सेल यानी सेल कोशिकाओं के अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन और श्वासन ने किया था। ये दोनों भाई थे। स्लाइडन और श्वासन ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। छोटी छोटी कोशिकाओं और बड़ी बड़ी कोशिकाओं किसमें पाया जाता है? छोटी छोटी कोशिकाओं में भी देखा गया तो कोशिकाओं भी दो प्रकार के थे। पहला कोशिका छोटी कोशिका और दूसरा बड़ी कोशिका। पहले छोटी कोशिकाओं में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लाज्मा आ जाता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लाज्मा आता है। बड़ी कोशिकाओं में जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ा होता है, इसलिए उसे कोशिकाओं के अध्ययन से देखा गया तो शुतुरमुर्ग का अंडा बड़ा कोशिकाओं हो। जैसे अब हम चलते हैं मानव में 3 प्रकार की कोशिकाओं पाया जाता है: छोटी, बड़ी और लंबी। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु को कहते हैं, बड़ी कोशिका अंडाणु को कहते हैं, और लंबी कोशिका नियोन यानी तंत्रिका तंत्र या ब्रेन को कहते हैं। ब्रेन। और पुनर्निर्माण, सबसे ज्यादा पुनर्निर्माण किसमें होता है? जैसे पुनर्निर्माण 2 में होती है, सबसे ज्यादा और कम। सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाले और धीमा गति से बढ़ने वाली। जैसे कि तेज गति से बढ़ती है यकृत। दूसरा हो गया मस्तिष्क। जब पुनर्निर्माण यानी मतलब क्या होता है ये समझ पाए। जब कहीं चोट लग जाता है, कहीं चक्कू मार देता है, किसी को लड़ाई झगड़ा होता है, कभी चक्कू मार देता है, तो ये जो राइट साइड होता है ना, जिसको हम यकृत बोलते हैं, यकृत के पुनः क्षमता बहुत ज्यादा, वो अपने आप को रिकवर बहुत जल्दी कर लेता है, इसीलिए उसे तेज गति यानी यकृत कहा गया। धीमा गति मस्तिष्क। जब मस्तिष्क में एक्सीडेंट होने के बाद जो अभी चोट लगता है, तो वो पुनर्निर्माण जल्दी नहीं कर पाता है, वो अपने घाव को जल्दी नहीं ठीक कर पाता है। इसी कारण इसे मस्तिष्क में धीमा गति से यानी ना के ही बराबर होता है। मतलब मानिए कि ना के ही बराबर होता है मस्तिष्क में। फिर आते हैं हम सेल तो हो गया। उसके बाद आते हैं सेल के अंदर। सेल क्या चीज का बना होता है? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका है। कोशिका झिल्ली क्या चीज से बना हुआ है? प्रोटीन एवं वसा से बना हुआ। प्रोटीन एवं वसाओं से बना हुआ है कोशिका झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी होता है,
सेंट्रोसोम होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की हम चर्चा करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अल्टमैन ने किया था, जो कि अल्टमैन रॉबर्ट माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया ये जैसे कि फिगर बना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये ऐसा भाग होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम क्या कहते हैं? क्रीटस कहते हैं। क्रीटस, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम क्रीटस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 ऑक्सीजन शोषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन शोषण होता है। क्रेब्स यानी सेल, क्रेब्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग को क्रेब्स कहा जाता है। क्रेब्स यानी सेल, सेल कहा जाता है। सेल की खोज किसने किया था? यानी क्रेब्स खोज किसने किया था? क्रेब्से ने किया था। क्रेब्से ने किया था। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ATP पाया जाता है। 38 ATP बराबर 1 ग्लूकोज। 38 ATP मिलकर 1 ग्लूकोज देता है। 1 ग्लूकोज का मतलब उसका ऊर्जा में बदलेंगे तो वो 4.2 कैलोरी देगा। यानी हमारे शरीर को चलाने के लिए भर दिन के लिए 2500 कैलोरी की आवश्यकता पूर्ण होती है, तभी हम लोग सब किसी चीज के वर्क कर सकते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस भी कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। जैसे कि ये ग्लूकोज बनाता है और दूसरों को देता है। जैसे कि अब सबको हम बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा का काम करता है। ये ऊर्जा पहुंचाते है। ये ऊर्जा कहाँ पहुंचाती है? ये सर्वप्रथम मस्तिष्क को ऊर्जा पहुंचाती है। मस्तिष्क जहाँ के मतलब कि हम बोल रहे हैं तो जीव का मेरा ऊर्जा खत्म हुआ तो मस्तिष्क तुरंत भेजेगा ऊर्जा जीव के पास। किसके द्वारा भेजेगा? तो गोल्जी के द्वारा। गोल्जी का काम होता है ऊर्जा परिवहन करना, ऊर्जा को परिवहन करना। अब आते हैं हम गोल्जी का कार्य क्या होता है? ऊर्जा को परिवहन करना, ऊर्जा पहुंचाने का कार्य गोल्जी का होता है। जैसे कि कोशिकाओं को पचकने से रोकता है। ये जो कोशिका है इसको पचकने से रोकता है। इसे कहते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। इसको रीढ़ के, जैसे कि हम सब के रीढ़ की हड्डी होती है, इसी पे हम लोग चलते फिरते, इसको तोड़ देंगे तो नहीं चल पाएंगे। इसी कारण इस कोशिकाओं में भी एगो कंकाल पाया जाता है, जिसको हम कंकाल के भी नाम से बनाया जाता है। कोशिकाओं के अंदर रहता है, जो कि इसी के सहारे ये लोग को सबको एक दूसरे में दबने नहीं देता है। कोशिकाओं को पचकने से रोकता है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर कहते हैं। ये इसको हिंदी में है अंतःप्रदीप्त जालिका भी बोलते हैं। अंतःप्रदीप्त जालिका जो रीढ़ की, जो कोशिकाओं के रीढ़ में होता है, 2 तरह का होता है। यहाँ वाला को हम बोल सकते हैं चिकना। यहाँ 2 प्रकार की होती है। ऊपर वाला को चिकना बोलते हैं और ऊपर वाला को चिकना। चिकना किस लिए बोलते हैं? क्योंकि वहां पे वसा पाया जाता है। वसा पाया जाता है। और रुखरा को हम माइटोकॉन्ड्रिया, रुखरा भाग को, नीचे वाला को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम, यानी उखरा भाग। रुखरा भाग को हम राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है कि प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का काम होता है कि प्रोटीन बनाना, ज्यादा प्रोटीन बनाना। प्रोटीन को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला, ज्यादा प्रोटीन कौन सा लेगा? जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा प्रोटीन लेगा। जैसे कि मजदूर लोग काम करते तो उनको प्रोटीन की जरूरी होती है, तब ना वो अपने शरीर भारी को उठाएगा, फिर माथा पे बोरा को उठाएगा, तब कहीं आके पहुंचाएगा। इसीलिए ज्यादा प्रोटीन मजदूर को ही चाहिए, या कोई भारी वर्क करने वाले के चाहिए। जैसे कि हम बोल रहे हैं, जैसे कि समझे होंगे, जैसे कि हम बोल रहे हैं तो हमें ऊर्जा कहाँ आवश्यकता ज्यादा है, तो हमें मुंह यानी जीव का ऊर्जा तो थोड़ा सा होता है, इसलिए खत्म हो जाएगा तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए गोल्जी बॉडी ने मस्तिष्क से ऊर्जाओं को लाता है और पहुंचाता है, तो जीवों के तक पहुंचाता है। इसीलिए हमें CS यानी सेडिमेंट्रेन
एस की जरूरी होती है। इसे राइबोसोम का यही कार्य है कि ये प्रोटीन बनाता है। जैसे कि अब आते हम सेंट्रोसोम की ये इसका काम है कोशिका विभाजन। सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका विभाजन। जब कहीं हम लोग को किसी व्यक्ति को चोट लग जाते हैं, यहाँ की कोशिकाओं मरकर खून ब्लड होता है जो काला हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे कुछ बनने लगता है, कीड़ा मकोड़ा लगने लगता है। इसीलिए सेंट्रोसोम का कार्य होता है कि कोशिकाओं को विभाजन करना, यानी जो बगल में बचे हुए हैं कोशिकाओं उसको जीवित कर, जन्म कर, इस सब को मारकर इसका हटाए और यहाँ पे कोशिकाओं को लाया जाए। इसी कारण सेंट्रोसोम का प्रयोग करता है। सेंट्रोसोम ये क्रिया यानी कोशिकाओं को विभाजन की प्रक्रियाओं में होता है। तो जैसे कि अब हम ये बायोलॉजी का हो गया, जियोलॉजी खत्म। जैसे कि हम पूछते हैं, देखो कोशिकाओं की खोज किसने किया? कोशिकाओं की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किस कोशिकाओं की खोज किया? तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज किया था। दूसरा है लीवनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज किया। लीवनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज किया। उसके बाद कोशिका को सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वाजन ने किया। तो ये दोनों भाई थे, कहाँ के थे? जर्मनी के थे। हाँ, जर्मनी के थे। ने छोटी छोटी कोशिकाओं, बड़ी बड़ी कोशिकाओं को दो भागों में बांटा। छोटी कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और बड़ी कोशिकाओं को शुतुरमुर्ग के अंडा में पाया जाता है। जैसे कि अब हम मानव में आते हैं। मानव में 3 प्रकार की कोशिकाओं पाई जाती है, जैसे कि छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका। जैसे छोटी कोशिकाओं होता है शुक्राणु, बड़ी कोशिकाओं होता है अंडाणु। अंडाणु किसमें? महिलाओं में पाया जाता है अंडाणु। और लंबी कोशिका यानी न्यूरॉन यानी तंत्रिका यानी ब्रेन को कहते हैं। जैसे पुनः क्षमता किसमें तेजी से ज्यादा होता है? तो यकृत में, जो राइट साइड में होता है हम लोगों के यकृत, उसमें पुनः क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे वो रिकवरी करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। और धीमा रिकवरी करने की क्षमता मस्तिष्क में होता है। जब चोट लग जाने से ब्रेन का जो हड्डी फट जाने के बाद जो ब्रेन है उसमें चोट लग जाने के बाद रिकवरी बहुत ही कम होती है। वो कुआं में भी जा सकता है और वो गजनी भी बन सके, यानी उसका माइंड भी नहीं काम कर सकता। इसमें इसका संभावना है। जैसे कि अब कोशिकाओं की झिल्ली प्रोटीन और वसाओं से बना हुआ है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। और जियोलॉजी गोल्जी का काम होता है जो ऊर्जा को परिवहन करना, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का काम ऊर्जा को पहुंचाना। गोल्जी का काम होता है ऊर्जा को, जहां ऊर्जा की खपत ज्यादा है वहां तक पहुंचाना। और सेंट्रोसोम का काम है कि कोशिकाओं का विभाजन करना। जब कोशिकाओं मृत्यु हो जाती है, मतलब मर जाती है, काला छा जाता है, उसके बाद कोशिकाओं को जीवित करने के लिए बगल कोशिकाओं को जागरूकता करता है, उसमें जन्म देता है। उसके बाद वो काला भागों को किसी पदार्थ द्वारा निकाल दिया जाता है और वहां की कोशिकाओं को जीवित करता है। तो इसको सेंट्रोकोटस कहते हैं। कोशिकाओं को चपकने और दाबने से बचाने के लिए उसमें एक होता है कोशिकाओं का कंकाल। उसको हम कोशिकाओं का कंकाल ही भी कहा जा सकता है। उसे हम एंट्रोप्लाज्मिक रेडिकुलर भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है एंट्रोप्लाज्मिक रेडिकुलर होता है, फुल फॉर्म है। इसको हम हिंदी में बोलेंगे अंतःप्रदीप्त जालिका। जैसे कि कोशिकाओं के कंकाल में ये जो है कोशिकाओं के अंदर जो रोकता है पचकने ढचकने से, उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। ऊपर वाला भाग जो कि चिकना होता है, नीचे वाला भाग रूखर होता है। ऊपर वाला भाग में वसा पाया जाता है, नीचे वाला भाग में प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए ऊपर वाला भाग वसा होता है। जब हमारा शरीर वसाओं से बनकर होता है, जब हमारे शरीर में वसाएं नहीं रहेगी तो ये झुझलापन दिखे लगेगा, सब झुझला दिखेगा। इसीलिए हम लोगों को वसा की अभी बहुत ही मात्रा है, इसीलिए हम लोग झुझला नहीं दिख पा रहे हैं। जैसे
ऊपर में बताए थे चिकना होता है, नीचे में रुखर होता है। तो रुखर राइबोसोम, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। जब किसी ज्यादा प्रोटीन या कम प्रोटीन, इसको भी दो प्रकार में बांटा गया, ज्यादा प्रोटीन और कम प्रोटीन। ज्यादा प्रोटीन किसको चाहिए? जो ज्यादा वर्क करेगा उसके लिए हम ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन को कौन पहुंचाता है? तो आज के क्लास यहीं तक।